तो यूपीएससी समाचार हमारा इनिशिएटिव जिसमें हम डिस्कस करते हैं डेली के करंट अफेयर। तो आज 29 अप्रैल है 2024। टॉप 5 न्यूज हम लेके चलते हैं और एक एडिटोरियल। हमने इस प्रोसेस को सिंपल सा रखा है, प्री स्पेसिफिक आपकी टॉप 5 न्यूज रहेंगी, 5 से 6 भी हो सकती हैं, और एक एडिटोरियल मेंस के हिसाब से हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग एंड सिमरन राम राम। आई वेलकम यू ऑल टू डॉक्टर अमित अकेडमी एंड माय नेम इज डॉक्टर अमित। लेट अस स्टार्ट। देखिए आज के जो हमारे मुद्दे रहेंगे जिनको हम डिस्कस करेंगे, जैसे पेज नंबर 1 पे एनवायरमेंट कंजर्वेशन में हीट वेव्स के रिगार्डिंग एक न्यूज है। एंड अगेन पेज नंबर 1 पे पॉलिटी में आपको एनएचआरसी की एक न्यूज मिलेगी। फिर आईआर में इंडिया के जो चाइना से इंपोर्ट है उनके बारे में एक न्यूज है। फिर डिजास्टर मैनेजमेंट में उत्तराखंड की फॉरेस्ट फायर की एक न्यूज है। फिर पेज 3 में आपको इंडियन आर्ट फॉर्म्स पे राजा रवि वर्मा के बारे में एक न्यूज मिलेगी, उसके बारे में हम देखेंगे। देन पेज 3 सिलेबस में हमारे सोसाइटी, पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज में माइग्रेंट्स पे एक आर्टिकल आया हुआ है, उसके बारे में देखेंगे। लास्ट में हम जैसे अप्रैल महीने के, क्योंकि एंड आ रहा है अभी, तो जो इंपॉर्टेंट डेज हैं, अब जैसे यूपीएससी में भी आपके इंपॉर्टेंट डेज पूछे जा रहे हैं। इंडियन स्टैटिस्टिकल डे आपसे पूछा गया था, लैंग्वेज डे आपसे पूछा गया था, तो उनके बारे में भी हमें पता होना चाहिए, उनको हम देखेंगे। और मैपिंग में हम देखेंगे 8 डिग्री, 9 डिग्री एंड 10 डिग्री चैनल। उसके बाद जो हमारा मेंस का एडिटोरियल रहेगा उसमें वी विल बी सीइंग अबाउट इनइक्वालिटी कैन नो लॉन्गर बी इग्नोर्ड, क्योंकि अभी इलेक्शंस के टाइम पे स्पेशली ऑपोजिशन ने इस मुद्दे को फिर से उजागर किया है। और इनइक्वालिटी एक ऐसा मुद्दा है जो हमारी सोसाइटी को काफी लंबे टाइम से प्रभावित भी कर रहा है कि कैपिटलिज्म जो हमने अपनाया है उसकी वजह से जो कंसंट्रेशन ऑफ द वेल्थ है वो कुछ ही लोगों के पास, कुछ ही सेक्शन के पास आपका जा रहा है, और ये हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अगेंस्ट भी जाता है। और ये आपका मेंस में अलग अलग तरीके से पूछा भी गया है। सो नाउ लेट अस स्टार्ट। देखिए सबसे पहले ये एक इमेज आपको देखने को मिलेगी द हिंदू में। आपको इमेजेस से चीजों को लर्न जरूर करना है, अपने दिमाग में बना के रखनी है। अब इसका जो पीडीएफ है इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही आपको टेलीग्राम चैनल और ऐप पे मंथ वाइज, डे वाइज ऑर्गेनाइज मिल जाएगा। फ्री कोर्स है, यूट्यूब पे भी चलेगा और ऐप पे आपको ऑर्गेनाइज मिलेगा मंथ वाइज। पीडीएफ और वीडियो आपको दोनों एक जगह मिल जाएगा। तो आई वुड एडवाइस कि आप ऐप को डाउनलोड कर लें ताकि आप इजीली कोर्स को एक्सेस भी कर पाए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये कोची की एक न्यूज आई हुई है। तो यहाँ पे आईएमडी, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है उन्होंने हीट वेव डिक्लेयर करी है। हमें प्री के हिसाब से पता होना चाहिए कि व्हाट इज हीट वेव। तो यहाँ पे आपको 40 याद रखना है एंड 30 याद रखना है। प्लेन एरियाज में अगर आपका टेम्परेचर 40 से ऊपर जा रहा है तो इट इज अ हीट वेव। अगर हिली एरिया है तब आपका टेम्परेचर 30 से ऊपर जा रहा है तब हम उसको हीट वेव्स बोलेंगे। कोस्टल स्टेशन पे मैक्सिमम टेम्परेचर आपका 37 या उससे ज्यादा जाता है तो हमने इसको क्राइटेरिया में रखा हुआ है। बट अगर 40 से टेम्परेचर कम है तो जो आपका नॉर्मल एवरेज टेम्परेचर होता है उससे अगर आप 5 से 6 डिग्री ऊपर हैं तो भी हम हीट वेव्स में आएंगे। तो ये हीट वेव की कंडीशन होती है। प्री के लिए हमारा इतना इंपॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए रहेगा कि कोल्ड वेव हम कब बोलेंगे। और ऑल्सो अगर आपको पता है कि हीट वेव से कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या होते हैं वो भी आप बताएं, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। नंबर 2, एनएचआरसी के बारे में न्यूज है। यहाँ पे एनएचआरसी एंड जीएनएचआरआई, तो एनएचआरसी को लेके उसका जैसे ए स्टेटस दिया हुआ है उसको लेके अभी चलेगा कि ग्लोबल लेवल पे हमारा जो स्टेटस है वो मेंटेन रहेगा या नहीं रहेगा। हमें एनएचआरसी के बारे में पता होना चाहिए। पॉलिटी स्टैटिक का ये एक टॉपिक बनता है और मेंस में भी एनएचआरसी ऑलरेडी आपका पूछा भी गया है। देखिए एनएचआरसी हमारे ह्यूमन राइट्स को गारंटी करता है। फंडामेंटल राइट्स और ह्यूमन राइट ब्रॉड होते हैं। फंडामेंटल राइट आपके संविधान में बताए गए हैं। 12 अक्टूबर 1993 को प्रोटेक्शन ऑफ द ह्यूमन राइट में हमारा 1993 में बना था। अब एनएचआरसी तो नेशनल लेवल पे हो जाता है, उसके अलावा आपका स्टेट लेवल पे भी एचएसआरसी भी इसी में कॉन्स्टिट्यूट करे गए थे। और ये भी बोला गया था कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी आपको ह्यूमन राइट कमीशन बनाने हैं, जो कि अभी तक नहीं हो पाया है। उसके अलावा 2006 और 19 में इसमें अमेंडमेंट भी हुए थे। और अगर हम देखें इंटरनेशनली पेरिस जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं उनको अडॉप्ट करते हुए इसको बनाया गया था। कंपोजिशन हम देख लेते हैं। यहाँ पे एक चेयरमैन रहते हैं, 5 फुल टाइम मेंबर रहते हैं और 7 डीम्ड मेंबर हमारे रहते हैं। चेयरमैन जो रहते हैं वो आपके फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आपके बनाए जाते हैं। और इसीलिए यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जो टर्म होती है वो 3 साल या फिर 70 ईयर रखी जाती है।
क्योंकि चीफ जस्टिस आपके 65 के बाद रिटायर होते हैं। अब यहाँ पे जो अपॉइंटमेंट रहती है, चीफ जस्टिस के अलावा आपके सुप्रीम कोर्ट के जज भी हो सकते हैं, और इनको अपॉइंट करने वाली एक कमेटी होती है 6 मेंबर्स की, जिसमें एक हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं, और एक हमारे होते हैं होम मिनिस्टर। जो आपको ध्यान रखना है, लीडर ऑफ अपोजिशन दोनों हाउसेज के रहेंगे, यानी दो हो गए प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर, दो हो गए लीडर ऑफ अपोजिशन, और एक हो गए हमारे स्पीकर, और एक हमारे रहते हैं डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। अब यहां पे एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, इट इज डिप्टी चेयरमैन, नॉट चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, बिकॉज चेयरमैन हमारे रहते हैं एक्स ऑफिशियो वाइस प्रेसिडेंट, और वाइस प्रेसिडेंट का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से कोई भी लिंक नहीं है, तो हमने उनको उसमें नहीं लिया है, ये चीज ध्यान रखनी है। फिर ये हमने देख लिया रोल एंड फंक्शन, इनको सिविल कोर्ट की पावर होती है, आपको समन दे सकते हैं, कोई भी ह्यूमन राइट वायलेशन होता है वहां पे ये आपसे सरकार से भी सवाल जवाब कर सकते हैं, आपसे भी कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं। 1 साल का यहाँ पे ड्यूरेशन रहता है, इसमें इनको करनी पड़ती है। सबसे कंसर्निंग चीज ये है कि यहाँ पे रिकमेंडेशंस मैंडेटरी नहीं होती और बाइंडिंग नहीं होती, तो उसका सरकार को मानना ना मानना उतना कंपलसरी नहीं है। ये जेल्स को भी विजिट करते हैं, एनजीओ के साथ भी मिलकर काम करते हैं, R&D भी करते हैं, कैसे ह्यूमन राइट्स को अपना बचाया जा सकता है। उसके अलावा जो सेकेंड इंस्टीट्यूट हमारा यहाँ पे है, GANHRI, ये है ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूट। तो ये 2016 में इसको ये नाम दिया गया था, 1993 में ये बना था इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी की फॉर्म में ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूशंस। अलग अलग देश के जो ह्यूमन राइट के आपके हैं 120 मेंबर है, इंडिया भी इसका मेंबर है, और हेडक्वार्टर का है जेनेवा। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ये ध्यान रखेंगे, क्योंकि ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस में आपसे कई सारी चीजें यहाँ पे पूछी जाती हैं। नेक्स्ट हमारा आ रहा है इंडिया और चाइना। यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि इंडिया और चाइना रिलेशन में, क्योंकि हम इंडिया का जो सबसे लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है वो भी हमारा चाइना ही है, चाइना से हमारी ट्रेड डेफिसिट बहुत ज्यादा है। यहाँ पे बहुत सारे इशू हमारे चाइना के साथ ऑलरेडी चलते रहते हैं, तो कुछ रीसेंट फैक्ट आपको पता होना चाहिए कि जैसे इंपोर्ट हैं हमारे वो 100 बिलियन पे जा चुके हैं, जबकि एक्सपोर्ट इंडिया के चाइना पे जो है वो लगभग स्टेगनेंट ही है। तो टॉप इंपोर्ट टॉप एक्सपोर्ट आपको पता होना चाहिए। यहां पे देखिए इंडिया लार्जेस्ट पार्टनर है, मेजर जो हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं वो हमारे क्या है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, मशीनरी है, ऑर्गेनिक केमिकल्स हैं, आयरन एंड स्टील है। ये आप ध्यान रखेंगे, जैसे यहां पे दे रखा है इलेक्ट्रॉनिक हमारा लगभग 43% जो उसका है वो चाइना से ही आता है, मशीनरी का 39, टेक्सटाइल का 38, केमिकल फार्मास्यूटिकल 26%, और केमिकल फार्मास्यूटिकल में भी हम देखते हैं तो जो बल्क ड्रग हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, उनमें से 90% से ज्यादा हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं, जो कि हमें ड्रग्स को बनाने में हेल्प करते हैं। तो काफी डिपेंडेंसी है चाइना पे, दैट इज नॉट राइट ऑल्सो। मेजर एक्सपोर्ट जो हमारे हैं उसमें रहेगा कॉटन, जैम, कॉपर, ओर्स, ऑर्गेनिक केमिकल्स, ये हम एक्सपोर्ट करते हैं, बट ज्यादा कुछ नहीं है। फार्मास्यूटिकल में हम चाहते हैं कि हमें थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिले। अभी रिसेंटली आप देखते होंगे कि कैसे कर्व किया जा सकता है इंपोर्ट्स को, तो थोड़ा मोड़ा जैसे बायकॉट का चलता रहता है और लेबलिंग का भी चलता रहता है। सरकार ने भी कहा है कि आपको ओरिजिन ऑफ द कंट्री लेबल करके भी देना पड़ेगा, जैसे मेड इन चाइना आपका लिखा हुआ आता है। तो और ऑल्सो रिसेंटली सरकार ने काफी चाइनीज एप्स को भी बैन किया था नेशनल सिक्योरिटी के कंटेक्स्ट में। उसके अलावा मेजर चैलेंजेस जो हैं कंप्लीट बायकॉट में, क्योंकि ये एक सस्टेनेबल मॉडल नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे जो हमारा ट्रेड डेफिसिट और इकोनॉमिकल रियलिटीज हैं वो हमें समझनी पड़ेंगी, क्योंकि आप जब कंप्लीट बायकॉट करेंगे तो हो सकता है कि चाइनीज प्रोडक्ट क्वालिटी में ठीक है और चीप भी रहते हैं, तो कई सारे इंडियन कंज्यूमर्स को उससे नुकसान हो सकता है, उन्हें अल्टरनेटिव मार्केट इतना इजीली नहीं मिलेगा। पहली चीज तो ये। सेकंड, जो हमारा फार्मास्यूटिकल सेक्टर है, तो क्योंकि हम एपीआई वहां से इंपोर्ट करते हैं तो हमारी डिपेंडेंसी काफी है, तो हम उतना मतलब हैविली रिलाय करते हैं, तो हमें ड्रग प्रोडक्शन में भी काफी नुकसान हो सकता है। और इंडिया क्योंकि काफी फार्माकोलॉजिकल हम एक्सपोर्ट्स भी करते हैं, ड्रग्स भी एक्सपोर्ट करते हैं, तो उसमें भी इंपैक्ट रहेगा। उसके अलावा अगर हम इसको मेजर करना चाहें कि चाइना की इकोनॉमी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, चाइना इज एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी, तो उस पर ज्यादा कुछ नहीं है कि इंडिया का जो इंपोर्ट हो रहा है या चाइना से एक्सपोर्ट हो रहा है वो बहुत ही ज्यादा मेजर चंक चाइना के लिए फॉर्म कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, तो उन पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट थिंग, हमारी पॉलिसी क्रेडिबिलिटी पे भी ये एक इशू आता है कि आप अलग अलग तरीके से पॉलिसीज करते हैं, तो इंटरनेशनल रिलेशन में कोई भी पॉलिसीज इस तरीके से हमारी डायरेक्टली नहीं बनाई जाती हैं और चेंज भी नहीं करी जाती, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये पॉलिटिकल मुद्दे हो सकते हैं बट वैसे नहीं रहेगा। नाउ
एग्जैक्टली व्हाट कैन बी द वे फॉरवर्ड। देखिए सबसे पहले तो हमें खुद ही सेल्फ रिलायंट होना पड़ेगा। इसमें हम बात करते हैं कि आत्मनिर्भर भारत की भी बात करते हैं, मेड इन इंडिया की भी बात करते हैं। जब हम डोमेस्टिक प्रोडक्शन चाइना के लेवल पे करने लग जाएंगे, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट भी हमारा उतना ही रहेगा, तो डेफिनेटली वी कैन compete विद देम और हमें उन पे डिपेंड रहना ही नहीं पड़ेगा। पहली चीज तो ये। सेकंड, जो गवर्नमेंट भी है उसको भी सपोर्ट करना चाहिए, जैसे कि आत्मनिर्भर भारत या फिर हम पीएलआई की भी बात कर सकते हैं, प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव जो स्कीम है उसके कंटेक्स्ट में भी। और नेक्स्ट हमारा रहेगा एड्रेसिंग द कॉस्ट डिसएडवांटेज। हमारे यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके लिए बाहर से कई बार रॉ मटेरियल इंपोर्ट करने पड़ते हैं, फिर बनाते हैं, और हमारा काफी चीजें बहुत ही महंगी बनती हैं, तो कॉस्ट डिसएडवांटेज रहता है, हमें उसको एड्रेस करना पड़ेगा। हमारी जो सप्लाई चेन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारा पूरा का पूरा, जैसे कि लैंड, कैपिटल, लेबर, सबको ध्यान में रखते हुए हमें अच्छा बनाना पड़ेगा और उसी पे काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन जो चाइना के साथ बीच बीच में चलता रहता है, हमें उसको एड्रेस भी करना पड़ेगा, ये एक जनरल सी बात है। अगला हमारा रहेगा डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर की स्पेलिंग गलत है, DIS यहां पे रहेगा। नेक्स्ट देखिए, यहां पे उत्तराखंड में एक मैसिव फायर नैनीताल में चल रही है, 60 घंटे से चल रही है। MI-17 चॉपर्स इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। 142 हेक्टेयर में ये आपकी आग लगी हुई थी। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि मेंस के हिसाब से कुछ फैक्ट आपको पता होना चाहिए कि हमारी जो ISFR है, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, उसने बताया था कि इंडिया में 35% ऑफ द फॉरेस्ट कवर जो है वो फायर प्रोन है। और इंडिया में उत्तराखंड के अलावा भी MP, छत्तीसगढ़, यहाँ पे भी बहुत सारा जो हिमालयन रीजन है हमारा, वो भी फॉरेस्ट फायर प्रोन रहता है। इसमें अब हम देख लेते हैं कि व्हाट आर द मेजर रीजंस बिहाइंड इट। ये आपसे डायरेक्टली मेंस में भी पूछा जा सकता है, वो फैक्ट आपको प्री के हिसाब से पता होना चाहिए। जैसे एग्रीकल्चर बर्निंग है, क्रॉप रेजिड्यू रह गया, उसको आग लगाई तो फॉरेस्ट में उस तरीके से भी आग लग जाती है। यहाँ पे एक कल्टीवेशन होता है हमारा झुम कल्टीवेशन, स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन, ट्राइबल एरियाज में ये काफी देखा जाता है, तो ये आपका बनाएगा, तो ये भी हमारा एक मेजर कारण रहता है। उसके अलावा कई बार इंटेंशनल भी रहता है कि लैंड ग्रैबिंग में, हंटिंग में, रिटेरिएटरी भी आग लगा दी जाती है। केयरलेसनेस भी हो सकता है, कैंप फायर किया, सिगरेट के बट डाल दिए, उसमें भी हो सकता है। क्लाइमेट कंडीशन भी आपका उभर के आ रहे हैं। UNEP ने भी बताया कि क्लाइमेट चेंज के कारण जो हमारे फॉरेस्ट फायर के इंसिडेंट है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। नाउ हाउ कैन वी प्लान टू फाइट फॉरेस्ट फायर? तो आपको ये सारे सुझाव जो है वो देने पड़ेंगे। नंबर 1, आपको अर्ली डिटेक्शन करना पड़ेगा, जैसे टावर्स वगैरह लगाए, पता लगाया कि कहां पे हमारी आग लगी हुई है। एरियल सर्वेलेंस, ड्रोन, सैटेलाइट्स, इनको हम यूज कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डाटा का यहां पे बहुत ही ज्यादा यूज आ सकता है। नंबर 2, आपको रैपिड रेस्पॉन्स करना पड़ेगा। वेल ट्रेन्ड स्टाफ हो, ऑफिशियल्स हो, जो कि तुरंत पता लगते ही एक्शन ले पाए। जैसे हमारे पास NDRF फोर्स है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में, तो उसको हम ला सकते हैं। थर्ड, कंट्रोल्ड बर्न भी किए जाते हैं, कि आपको लग रहा है कि आने वाले, तो पहले से ही कुछ हिस्से को आग लगा दी जाती है, और ताकि वो उधर से फैले नहीं, ठीक है, इस तरीके से भी किया जाता है। फिर फोर्स, जैसे फायर ब्रेक्स लगाए जाते हैं, वेजिटेशन को काट दिया जाता है, तो उसके बाद वो आग फैलना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्लियर किया जाता है वेजिटेशन को। फिफ्थ हमारा रहेगा कि कम्युनिटी जो वहां पे रहती है उसको हमें ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व करना चाहिए, क्योंकि उनको लोकल कंडीशंस का भी पता है, और वो फायर फाइटिंग में एजुकेट करके हम डायरेक्टली उनको रेस्पॉन्स के लिए एक्टिव बना सकते हैं। सिक्स्थ हमारा रहेगा इक्विपमेंट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यहाँ पे आपको हाई एंड होसेस, पंप्स, बुलडोजर्स, फायर फाइटिंग एयरक्राफ्ट वगैरह लेके आने पड़ेंगे। ओनली दिस कैन हेल्प इन फाइटिंग दिस। अगला हमारी न्यूज है, पैलेस टू अनवील ट्रू कॉपी ऑफ रवि वर्मास इंदुलेखा। ये इनकी एक पेंटिंग थी, इंदुलेखा। कई बार आपसे पूछ लिया जाता है, राजा रवि वर्मा इज वेरी वेरी फेमस पर्सनालिटी। HCS के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, डायरेक्टली 10 नंबर का सवाल आपका आ सकता है। देखिए 29 अप्रैल इनकी बर्थ एनिवर्सरी थी, इनको हम रिमेंबर करते हैं एक्चुअली वेस्टर्न और इंडियन जो हमारी आर्ट है उसको मिक्सअप करने के लिए। ये वाटर कलर्स को यूज करते थे, ऑयल पेंटिंग्स भी बनाते थे, और पहली बार इंडियन जो गॉड गॉडेसेस हैं, माइथोलॉजिकल जो हमारे गॉड गॉडेसेस, या हम कुछ भी बोल सकते हैं, उनको कैनवस पे लेके आने का श्रेय जो है वो राजा रवि वर्मा को ही जाता है। ट्रैवनकोर में इनका जन्म हुआ, 14 साल की उम्र में ही पैट्रोनाइज मिला इन्हें आईलम थिरुनल से, जो कि रूलर थे ट्रैवनकोर के। वाटर कलर्स को यूज करते थे। 7,000 से ज्यादा पेंटिंग्स राजा रवि वर्मा ने बनाई थी, ये बात मैं आपको बता चुका हूं। ये दोनों ही पोर्ट्रेट और लैंडस्केप मोड में आपकी पेंट करते थे। प्री में आपको इस टाइप के फैक्ट दे दिए जाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट रिप्रेजेंटेशन इनको यूरोपनाइज स्कूल ऑफ पेंटिंग इन इंडिया का माना जाता है। पेंटिंग UPSC की बहुत ही फेवरेट है। HCS भी, जैसे उन्होंने मुगल पेंटर्स के बारे में आपसे पूछा था, तो ये पूछते हैं। लिथोग्राफिक प्रेस, देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जो हम प्रिंटिंग प्रेस की बात करते हैं, पहले इंडिया में नहीं होती थी, राजा रवि वर्मा ने उसको यहाँ पे लेके आया, और उससे क्या हुआ कि बहुत ही
जो रिप्रोडक्शन हुआ पेंटिंग्स का, उसके बाद राजा रवि वर्मा की पेंटिंग छोटे छोटे हमारे मतलब हर हाउस होल्ड तक पहुंच पाई। महाराष्ट्र में इन्होंने ये स्टार्ट करी थी। उसके अलावा कुछ फेमस वर्क हैं राजा रवि वर्मा के, उनको हम देख लेते हैं। जैसे दमयंती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टॉकिंग टू ए स्वान, शकुंतला, लुकिंग फॉर दुष्यंत, दुष्यंत शकुंतला की पेंटिंग इन्होंने करी। नायर लेडी, अडोर्निंग हर हेयर, शकुंतला, शांतनु सॉरी, देन मत्स्य गंधा, ये भी हमारे हैं। 1904 में ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट ने इनको केसरी हिंद टाइटल भी आपका दिया था, गोल्ड मेडल। तो आपको एक और चीज बतानी है कि ऐसे कौन प्रोमिनेंट लीडर थे जिनको केसरी हिंद टाइटल भी दिया गया था, बट रोवाल्ट एक्ट के बाद उन्होंने इस टाइटल को गिव अप भी कर दिया था, बताएंगे कमेंट में। उसके अलावा यहाँ पे 2013 में प्लैनेट मरकरी पे एक क्रेटर का नाम भी राजा रवि वर्मा के बारे में रखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है सोसाइटी, पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इशू। इसको आप देख सकते हैं, माइग्रेंट्स के इश्यूज यहाँ पे डिस्कस करे जा रहे हैं। तो हम एक बार देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो माइग्रेशन क्या होता है? एक आदमी एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करता है, दैट इज माइग्रेशन। माइग्रेशन में हमारे कुछ पुल फैक्टर्स रहेंगे, कुछ पुश फैक्टर रहेंगे, वो आपसे डायरेक्टली प्री में भी पूछे जाते हैं। पुश क्या है? कोई भी नेगेटिव चीज है, मान लो आपको हेल्थ अच्छी नहीं मिल रही है, एजुकेशन अच्छी नहीं मिल रही, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी नहीं है, कोई भी क्राइम हो रहा है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, वो आपको पुश करेगी एक जगह से मूव करने के लिए। पुल फैक्टर क्या होता है? जो पॉजिटिव फैक्टर होता है, कहीं पे हेल्थ अच्छी है, एजुकेशन अच्छी है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी अच्छी है, पीसफुल है, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है, तो वो आपको पुल करेगा आपकी लाइफ को बेटर बनाने के लिए। तो ये मेजर हमारे फैक्टर आते हैं। सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, बहुत सारे फैक्टर यहाँ पे माइग्रेशन के लिए हो सकते हैं। अब अलग अलग फॉर्म्स रहेंगी। नंबर वन क्या रहेगा कि मोस्ट ऑफ द जो माइग्रेशन है जो देखा जाता है वो विद इन द कंट्री देखा जाता है, कि इंडिया में ही रह के 99% माइग्रेशन हमारा विद इन द कंट्री रहता है, सिर्फ 1% ही हमारा इंटरनेशनल माइग्रेशन देखा जाता है। और उसमें भी सबसे प्रोमिनेंट कारण आपको जान के हैरानी होगी कि इट इज द मैरिज, और वुमेन इज द मोस्ट, मतलब जो माइग्रेट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो इंटरनल माइग्रेशन, एक्सटर्नल माइग्रेशन हम इसको बोलते हैं। विद इन द कंट्री इंटरनल, आउटसाइड द कंट्री एक्सटर्नल। उसमें भी इंट्रास्टेट, इंटरस्टेट, इंट्रास्टेट में जैसे हरियाणा में ही, हरियाणा में शादी होकर चले गए तो इंट्रास्टेट माइग्रेशन आपका देखा जाता है। फिर एक होता है फोर्स्ड माइग्रेशन, जिसमें वार, परसिक्यूशन, नेचुरल डिजास्टर आपका आ जाता है, तो वो फोर्स में आएगा। या फिर वॉलंटरी हो सकता है फॉर बेटर लाइफ। टेम्परेरी होता है कि आप कुछ टाइम के लिए जाते हैं फिर वापस भी आ जाते हैं। इसमें एक और चीज रहती है रिवर्स माइग्रेशन, यू आर कमिंग बैक टू योर ओरिजिनल प्लेस ऑफ रेजिडेंस। तो ये अलग अलग टाइप है। नव रीजंस क्या रहेंगे? अगेन इकोनॉमिकल, सोशल, पॉलिटिकल। इकोनॉमिकल क्या? अंडर एम्प्लॉयमेंट है कहीं पे, वहां से आप जाएंगे, एग्रीकल्चर इनकम नहीं बढ़ रही, ठीक है, पॉवर्टी है, लो प्रोडक्टिविटी है, ये आपको पुश करेंगे। या फिर दूसरी जगह बेटर एम्प्लॉयमेंट है, हायर वेजेस है, बेटर वर्किंग कंडीशन है, तो ये आपको पुश करेंगे। तो इस तरीके से रूरल अर्बन में हमारा आपका माइग्रेशन चलता रहता है। ठीक है, पुश बैक फैक्टर क्या होता है? जो आपको दोबारा से वापस भेजते हैं। जैसे मान लीजिए लोग अर्बन एरिया की तरफ जा रहे थे, नाउ दे आर गोइंग बैक टू द रूरल एरिया। नाउ व्हाई इज इट हैपनिंग? क्योंकि अर्बन एरिया अब उतने मतलब लुक्रेबल नहीं रहे, इसलिए ये होता है। तो वो डेटर भी अभी कर रहे हैं। सोशल फैक्टर्स क्या रहेंगे नेक्स्ट हमारे? जैसे मैरिज हमने देखा, मेन रीजन यही रहता है। कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इंडिया में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ माइग्रेशन, क्योंकि अर्बन एरिया में ऐसा माना जाता है कि कास्ट उतना डायरेक्टली आपकी प्रैक्टिस नहीं करी जाती। रिलीजन इज ऑल्सो अ फैक्टर, कल्चरल फैक्टर, एथनिक परसिक्यूशन, रिलीजियस परसिक्यूशन, इसकी वजह से भी हो सकते हैं। फिर थर्ड हम देखें पॉलिटिकल फैक्टर, कहीं पे पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, कॉन्फ्लिक्ट है, वार है, परसिक्यूशन है, जैसे कि एथनिसिटी और इनके बेसिस पे रोहिंग्या मुस्लिम्स आपके जो माइग्रेट करे। ये सवाल यूपीएससी प्री में 2 बार पूछा जा चुका है कि रोहिंग्या मुस्लिम कहां से आपके बिलोंग करते हैं, तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। सेपरेटिस्ट मूवमेंट अगर हमारे हो रहे हैं, गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज भी हो सकती है। जैसे देखिए सन ऑफ द सॉइल पॉलिसी की हम बात करते हैं। सन ऑफ द सॉइल क्या होता है? जो जहां पे जन्म होता है उसी को ज्यादा प्रेफरेंस देना। ये जनरली देखा जा रहा है, जैसे आंध्रा में गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन रहता है, हरियाणा में अभी जैसे 75% ऑफ द रिजर्वेशन की बात चल रही थी उसको हटा दिया गया, बट महाराष्ट्र है उसमें भी कई बार वायलेंट प्रोटेस्ट हमारे सन ऑफ द सॉइल पॉलिसी में कई बार देखने को मिलते हैं, ये हमारे रहेंगे। एनवायरमेंटल फैक्टर भी होते हैं, जैसे कि ड्रोट है, फ्लड है, लैंडस्लाइड है, राइजिंग सी लेवल बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज, इट इज कमिंग एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द कमिंग एरा। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन की वजह से, वाटर स्कैर्सिटी, यहां पे एक और कंसेप्ट आता है वाटर की कमी की वजह से। अब माइग्रेशन तो छोड़िए, एक और चीज होती है दैट इज वाटर ब्राइट्स, मध्य प्रदेश में काफी देखने को मिलते हैं। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट, अगर आपको पता है तो यू कैन कमेंट, अदरवाइज यू कैन सर्च अबाउट इट। स्पेशल इंपॉर्टेंट फॉर द सोशियोलॉजी ऑप्शनल सब्जेक्ट, और इसमें हम एक शॉर्ट बनाएंगे जल्दी ही, वो आपको मिल जाएगी।
डिस्प्लेसमेंट भी होता है, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट, मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट आया डेवलपमेंट का तो वहां पे डिस्प्लेसमेंट होती है, डैम आया, ठीक है, या फिर आपने कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लगाया, इंडस्ट्री लगाई, तो वहां पे जो लोकल लोग रह रहे होते हैं उनको डिस्प्लेस किया जाता है। एंड वन ऑफ द मतलब स्टार्किंग फैक्ट कि इंडिया में 8% of the population is our scheduled tribes, but 60% of the displaced people are scheduled tribes। तो ये फैक्ट आपको मेंस में कोट करने होते हैं, ठीक है। नाउ अगर सेंसस के हिसाब से देखें तो 2011 का जो डाटा है 45 करोड़ के आसपास माइग्रेंट है, 38% ऑफ योर पॉपुलेशन, 99% हमारा इंटरनल है। सबसे बड़े जिनसे माइग्रेशन हो रहा है दैट इज यूपी एंड बिहार, और जहां माइग्रेशन हो रहा है दैट इज दिल्ली एंड महाराष्ट्र। तो आप एक मैप भी बना सकते हैं माइग्रेशन को शो करते हुए, वो आपके आंसर को और भी ज्यादा एनरिच कर देगा। मेजोरिटी आपके इंट्रा स्टेट होते हैं, 70% जो हमने बताया मैरिज और फैमिली की वजह से रहेगा, ठीक है। अब हम आते हैं आज के हमारे लास्ट एडिटोरियल एनालिसिस पे। हाँ, इसके बाद हम डेज भी देखेंगे। एडिटोरियल एनालिसिस में हमारा आज का एडिटोरियल है इनइक्वालिटी कैन नो लॉन्गर बी इग्नोर्ड। तो इसमें थोड़ा सा पॉलिटिकल आर्टिकल है, बट ये किसमें रहेगा, जीएस पेपर 2 सोशल जस्टिस में, जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी इंक्लूसिव ग्रोथ में भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो ये हमारा यूपीएससी में सोशियो इकोनॉमिकल गवर्नेंस पॉलिसी मेकिंग में इंपॉर्टेंट रहेगा। अब देखिए 2020 में एक सवाल आया था, कोविड-19 पैंडेमिक एक्सेलरेटेड क्लास इनइक्वालिटीज एंड पॉवर्टी इन इंडिया। तो वहां पे आपको फैक्ट देने पड़ते हैं, एग्जांपल देने पड़ते हैं और बताना पड़ता है कैसे हम इसको फाइट कर सकते हैं या फिर कैसे इससे इंपैक्ट हमारा पड़ रहा है, ठीक है। एक प्रैक्टिस क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि डिस्कस द इंप्लीकेशन of rising inequality in India and evaluate the effectiveness of the proposed measure for the wealth redistribution and inclusive ग्रोथ। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। अब देखो यहां पे आप इसमें क्या कर सकते हैं कि 4-5 पॉइंट आप बना के कमेंट्स में डाल सकते हैं, ये आपकी अच्छी प्रैक्टिस भी हो जाएगी कि इंप्लीकेशंस क्या रहेंगे, या तो आप इसके बारे में बता सकते हैं या फिर कैसे इफेक्टिवनेस बढ़ाई जा सकती है। देखिए अब हम इस आर्टिकल के बारे में बात कर लेते हैं। ये आर्टिकल डिस्कस कर रहा है जो कि ग्रोइंग डिबेट अभी इलेक्शन टाइम पे चल रही है। कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी मैनिफेस्टो में जैसे न्याय पत्र की बात करी है, तो वो क्या बता रहे हैं कि देयर हैज बीन एम्पल एविडेंस कि इनइक्वालिटी हमारी बढ़ रही है। वर्ल्ड लेवल पे भी हम डाटा देखते हैं तो वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट भी आपको बताती है कि 2022-23 में नेशनल इनकम हमारी 22.6% बढ़ी है टॉप 1% की, और अगर टॉप 1% को देखें तो उनके पास 40% वेल्थ का जो शेयर है वो है। तो ये इनइक्वालिटी आपका दिखा रहा है। इस आर्टिकल को आप आराम से जाके देख सकते हैं। देखिए तो इलेक्शन में अब ये बात कर रहे हैं कि इलेक्शन में इट इज अ वेलकम स्टेप, क्योंकि कम से कम डिस्कस तो कर रहे हैं लोग। इसमें एक चीज आ रही है कि इट इज शोइंग कि फेलियर ऑफ ट्रिकल डाउन इफेक्ट। देखिए कैपिटलिज्म में एक चीज मानी जाती है कि पहले आप ग्रोथ कराइए, उसके बाद थिंग्स विल बी ट्रिकलिंग डाउन। ट्रिकलिंग डाउन मतलब एक मान लीजिए एक के पास पैसा है कमाया तो वो और इंडस्ट्रीज लगाएगा, दूसरों को भी जॉब मिलेगी, अपॉर्चुनिटी मिलेगी, पैसा आएगा, बट ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। दैट इज द मतलब फेलियर ऑफ ट्रिकल डाउन इफेक्ट। तो यहाँ पे पब्लिक डिस्कशन भी इसी टाइप के हो रहे हैं कि टैक्सिंग द रिच एंड रीडिस्ट्रीब्यूटिंग टू द पुअर बाय सब्सिडीज। तो ये डिस्कशंस आ रहे हैं, आपको सोशल मीडिया पे भी देखने को मिलेंगे। ऑल्सो एक और कंसर्न है कि वेलफेयर स्पेंडिंग इंडिया में काफी लो है। अगर आप देखते हैं जैसे आप सोशल सेक्टर में ही देख लो, हेल्थ में हार्डली 1.3% 1.6% के आसपास हम जीडीपी में स्पेंड कर रहे हैं, जबकि नेशनल हेल्थ पॉलिसी बोलती है कि 2.5% आपको स्पेंड करना पड़ेगा। अच्छा ये बताइए कि एजुकेशन में हम कितना स्पेंड कर रहे हैं। उसके अलावा जैसे मनरेगा है, एजुकेशन बजट, ये भी हमारे लगातार डिक्लाइन हो रहे हैं। उसके अलावा ऑथर जो है वो कह रहे हैं कि वी हैव टू क्वेश्चन द नेचर ऑफ द ग्रोथ ऑल्सो, क्योंकि जो हमारी मेजोरिटी ऑफ द ग्रोथ हो रही है दैट इज जॉबलेस ग्रोथ। और ये यूपीएससी में भी सवाल पूछा गया था कि जो ग्रोथ है आफ्टर एलपीजी इट इज जॉबलेस, कि सर्विस सेक्टर में ज्यादा ग्रोथ आ रही है, वहां पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इतनी आ नहीं रही, तो हमें लेबर इंटेंसिव सेक्टर में काम करना पड़ेगा। और ये डिस्कशन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के एरा में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, मशीन लर्निंग की बात करते हैं, ऑटोमेशन की बात करते हैं। उससे ये माना जा रहा है कि मोस्ट ऑफ द जॉब्स विल बी लॉस्ट टू एआई, और ऐसा देखने को भी मिल रहा है, काफी कंपनीज ले ऑफ भी कर रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी भी हमारी डिक्लाइन हो रही है कि जीडीपी के साथ कितनी जॉब जनरेट होनी चाहिए उतना नहीं हो पा रहा, ठीक है। क्वालिटी ऑफ जॉब्स बहुत ही कम हो रहा है, लो मतलब कैडर की जॉब ज्यादा आ रही हैं, उतनी हाई क्वालिटी की जॉब्स जनरेट नहीं हो पा रही। इससे भी इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी भी है, लोगों को पढ़ने का, ठीक है, स्किल्स का उतना इक्वल मौका भी नहीं मिल पा रहा। एंड कंक्लूड हम ऐसे कर सकते हैं कि क्या इसका सॉल्यूशन हो सकता है। तो ज्यादातर जैसे देखिए लेबर इंटेंसिव सेक्टर पे या ओवरऑल ह्यूमन कैपिटल पे आपको फोकस करना पड़ेगा। आप एक आदमी को हेल्दी बनाइए, एजुकेट बनाइए, स्किल्ड बनाइए, वोकेशनल ट्रेन करिए, दैट विल हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ योर कंट्री। वो बाहर भी जाके काम कर सकता है, ग्लोबल लेवल पे फॉरेन कंट्रीज में भी जाके, तो इस तरीके से हेल्प करेगा। सेकंड थिंग जो है
दैट इज अवर लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज। लेबर इंटेंसिव में क्या है कि जैसे मान लीजिए टेक्सटाइल है, ठीक है, या फिर लेदर इंडस्ट्रीज है, या फिर एग्रीकल्चर है, वो भी लेबर इंटेंसिव है इंडिया में। तो इन पे हम ज्यादा, एग्रो प्रोसेसिंग है, इन पे हम ज्यादा काम कर सकते हैं, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी आपका ज्यादा जनरेट हो सकता है। तो हमें कैपिटल इंटेंसिव के बजाय इंडिया में लेबर इंटेंसिव पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। कुछ डाटा भी देख लेते हैं, जैसे टॉप 10% इंडिया की पॉपुलेशन 77% ऑफ द वेल्थ ले रखी है, 1% लगभग 40% हमने देखा था, 50% के आसपास कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा वेरी भी करता रहता है। इनइक्वालिटी हम ऊपर बात कर चुके हैं। टैक्स बर्डन देखिए, बॉटम 50% में टैक्स बर्डन जीएसटी का है 64%, बट टॉप 10% के ऊपर है सिर्फ 4%, ठीक है। तो यहाँ पे काफी इनइक्वालिटी है। हेल्थ केयर की एक्सेसिबिलिटी भी बहुत कम है। फूड सिक्योरिटी भी हमारे यहाँ पे अभी भी हम बात करते हैं कि 80% ऑफ द पॉपुलेशन आपका सपोर्ट पे डिपेंड कर रही है, फूड सब्सिडी पे डिपेंड कर रही है। हंगर माल न्यूट्रिशन में भी ग्लोबल हंगर इंडेक्स और रैंक इज 111, जेंडर इनइक्वालिटी में और रैंक इज 127 तो 2023 में। तो ये काफी कंसर्निंग हमारे लिए। अब इसमें इफ वी सी व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड ग्रोइंग इनइक्वालिटी, तो सबसे पहला तो रीजन है इकोनॉमिकल पॉलिसीज। सरकार जो पॉलिसी लेके आ रही है, जैसे सर्विस सेक्टर लेड ग्रोथ है, लेबर इंटेंसिव उतना फोकस नहीं है, कैपिटल सेक्टर लेड ग्रोथ है। पहली चीज तो ये, तो इससे अमीरों को ज्यादा फायदा मिल रहा है और रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा। सेकंड है अर्बन एंड रूरल डिवाइड। तो रूरल एरिया भी हमारे नेग्लेक्टेड है, एग्रीकल्चर भी नेग्लेक्टेड है, तो उससे भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं कर रहे, रोड डेवलप नहीं कर रहे, उससे दिक्कत आ रही है। एजुकेशनल डिस्पैरिटीज है, ड्रॉप आउट रेट या फिर एनरोलमेंट रेट आप देख लीजिए, या क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की आप बात कर लीजिए। जब एसीआर रिपोर्ट आती है प्रथम एनजीओ की, तो वो ये भी आपको बताती है। इनफॉर्मल सेक्टर नेक्स्ट, इंडिया में हमारा सबसे ज्यादा मतलब यहाँ पे इनइक्वालिटी भी है, वेजेस भी उतनी नहीं मिल रही। कास्ट सोशल डिस्क्रिमिनेशन भी हमारा एक फैक्टर है कि जो लोअर कास्ट हैं या उनमें ही आपका लोअर क्लास इकोनॉमिकली देखने को मिल रहा है, एक्सेस नहीं है हेल्थ की, एजुकेशन की, डिस्क्रिमिनेशन भी है। जेंडर पर्सपेक्टिव से भी हम अगर बात करें, फीमेल जो है उनको उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट फीमेल्स का ओनली 30%, तो ये सारा का सारा हमारा रहेगा। वेल्थ का भी कंसेंट्रेशन होता जा रहा है। ये हमारे इंप्लीकेशन है कि इन सबसे ग्लोबल इनइक्वालिटी हमारी बढ़ रही है, इनइक्वालिटी बढ़ रही है, उससे नुकसान क्या होगा? देखो, लोगों के पास पैसा नहीं होगा, एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी, तो व्हाट विल हैपन? सोशल अनरेस्ट, रॉयट्स हो सकते हैं, ठीक है, सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो सकती है, क्रिमिनलिटी बढ़ सकती है, हेल्थ डिस्पैरिटी बढ़ सकते हैं, मैल न्यूट्रिशन, एनीमिया के केसेस बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे, एजुकेशन डिवाइड मिलेगा, एजुकेशन गैप देखने को मिलेगा। अभी हम बात करते हैं डिजिटल डिवाइड, एजुकेशन ने डिजिटल तो बना दिया, बट उसमें भी काफी गैप हमारा देखने को मिल रहा है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी देखने को मिल सकती है, सरकारों को चीजें डील करने में भी मुश्किल आ सकती है, ठीक है। ये सारी चीजें लिंक्ड है। इकोनॉमिकल ग्रोथ हमारी कम रहेगी क्योंकि आपने ह्यूमन कैपिटल पे भी फोकस नहीं किया। नाउ इफ वी टॉक अबाउट ये सारी चीजें, ठीक है, इंप्लीकेशन है। नाउ व्हाट कैन बी द वे फॉरवर्ड? देखिए, हर सेक्शन पे आपको वैसे ही सोचना पड़ेगा। नंबर वन, आप टैक्सेशन में अगर बात करते हैं तो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन होना चाहिए। रिच पे ज्यादा टैक्स रखो, पुअर पे कम टैक्स रखो, ताकि रीडिस्ट्रीब्यूशन हो सके। सेकंड, एजुकेशन में इन्वेस्ट करें, हेल्थ में इन्वेस्ट करें। थर्ड, सोशल प्रोटेक्शन, जैसे मनरेगा है, राइट टू एम्प्लॉयमेंट में आप दें, लेबर राइट्स, लेबर प्रोग्राम्स आप लेके आए, ठीक है। जेंडर इक्वालिटी पे हम फोकस कर सकते हैं। एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट में इक्वल अपॉर्चुनिटी, इंक्लूसिव ग्रोथ पे हमें फोकस करना चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, सेक्स, रेस, रिलीजन। लैंड रिफॉर्म भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स हमारा अभी तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाई है। तो लैंड रिफॉर्म अगर हम करते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन हम करते हैं, तो डेफिनेटली इट कैन हेल्प अस इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ इनइक्वालिटी। देखो, अब आता है हमारा अप्रैल महीने के आपके जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं उनको हम देख लेते हैं। देखिए, जो जो आपको याद करनी है, वैसे हमने इसमें सारे डाल रखे हैं। सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे आरबीआई फाउंडेशन डे, 1 अप्रैल 2024। आपको बताना है कि आरबीआई कौन से सन में बनाया गया था। नेशनल मैरिटाइम डे 5 अप्रैल 2024, जैसे मैंने पहले बताया कि डेज अभी पूछे जा रहे हैं तो आपको ध्यान में रखना है। मैरिटाइम है 5 अप्रैल। वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल 2024। वर्ल्ड होम्योपैथी डे 7 से 3 दिन बाद 10 अप्रैल, ठीक है। जलियांवाला बाग मैसेकर आपका हुआ था 13 अप्रैल 1919, तो 13 अप्रैल को आपका बनाया जाता है। भीमराव अंबेडकर रिमेम्बरेंस डे हमारा 14 अप्रैल को मनाया जाता है, उनकी बर्थ एनिवर्सरी। नेक्स्ट हमारा आता है अर्थ डे, ये हमारा है 22 अप्रैल, ये ध्यान रखेंगे। वर्ल्ड मलेरिया डे 25 अप्रैल। विपो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे 26 अप्रैल, ठीक है। तो अगर इसमें से भी फिर से अगर हम देखें, अर्थ डे याद रखना है, ठीक है, फिर आपको मैरिटाइम डे याद रखना है, आरबीआई फाउंडेशन डे याद।
ये एटलीस्ट 3 तो आप जरूर ध्यान रखेंगे, ठीक है। फिर हमारा लास्ट टॉपिक जो आज का है दैट इज 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल एंड 10 डिग्री चैनल। ये यूपीएससी प्री में ऑलरेडी आपका पूछा गया था। अंडमान एंड निकोबार के बीच में जो है दैट इज 10 डिग्री चैनल, ठीक है। तो 10 डिग्री चैनल अंडमान एंड निकोबार के बीच में है, 150 किलोमीटर नॉर्थ साउथ में चौड़ा है, 10 किलोमीटर लॉन्ग है, 7.3 मीटर वाइड है, ठीक है। तो अंडमान एंड निकोबार दिस इज 10 डिग्री चैनल। यूपीएससी आई थिंक 2014 प्री में पूछा गया था। 9 डिग्री चैनल आता है मिनिकॉय और लक्षद्वीप को सेपरेट करते हुए। देखो लक्षद्वीप मेन आइलैंड एंड मिनिकॉय, मिनिकॉय भी लक्षद्वीप का ही आइलैंड है, तो यहां पे है 9 डिग्री। बट अगर हम मिनिकॉय और मालदीव्स की बात करते हैं, ठीक है, मिनिकॉय और मालदीव्स, तो इनको सेपरेट करने वाला है 8 डिग्री चैनल। 9 8 ये दोनों याद रखेंगे, ठीक है। तो यहां पे क्या आ जाएगा मालदीव्स। तो 10 9 8 हमारे हो गए हैं मालदीव्स और इंडिया के बीच में, ठीक है। सो आज के यूपीएससी समाचार में इतना ही। वी होप आपको ये पसंद आ रहा होगा। सो अगर आपको यहां से वैल्यू मिल रही है प्री और मेंस के हिसाब से, सो प्लीज लाइक दिस सेशन ताकि ये ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंच सके। एंड सी यू टुमारो विद द नेक्स्ट सेशन ऑफ यूपीएससी समाचार। टिल देन स्टे फिट, स्टे हेल्दी, गुड बाय, जय हिंद।